Good morning to all of you. Today I am going to teach you organized and unorganized sectors in the economy. संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन। ये आप इस कंटेंट में ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, ये दोनों सेक्टर्स को अभी तक आपने प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है और टर्शियरी सेक्टर क्या है इसके बारे में पढ़ा। अब आज आप पढ़ेंगे संगठित और असंगठित, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है। अर्थव्यवस्था को जानने का यह भी एक दूसरा तरीका है। अब इसमें आइए कांता की कहानी को पढ़िए, जो कि एक सरकारी कार्यालय में काम करती है और एक कमल है। इस कमल की कहानी को पढ़िए, जो उसका पड़ोसी है और वो नज़दीक के किराना दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है। तो कहने का तात्पर्य है कि दोनों को ध्यान से आप देखिए तो इसमें आप अंडरलाइन कीजिए, ये है एक कार्यालय में काम करती है। देखिए, कांता एक कार्यालय में काम करती है और कमल कांता का पड़ोसी है, ये दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक है। दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों की कहानी को पढ़िए आप, तो आपको पता चलेगा कि दोनों के कार्य की दशाओं में क्या अंतर है। अब आइए, जो बॉक्स में दिया गया है कि क्या आप कांता और कमल के रोजगार की परिस्थितियों में अंतर देखते हैं। अब आप बताइए, कांता और कमल दोनों के रोज़गार को देखने के बाद, कांता और कमल के रोज़गार को देखने के बाद आप बताइए कि इनकी परिस्थितियों में कोई अंतर देखते हैं। तो हाँ, आप पढ़िए, पैराग्राफ देखिए दिया हुआ है। कांता संगठित क्षेत्रक में काम करती है। संगठित क्षेत्रक में वे उद्यम अथवा कार्यस्थान आते हैं। अब देखिए, संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं? जहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है, इसलिए लोगों के पास सुरक्षित काम होता है, सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। तो एक पॉइंट आपने देखा, दूसरी पॉइंट ये दिया गया है, और सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है। ये तीसरा पॉइंट दिया हुआ है। कौन कौन से नियम होते हैं? जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवा अनुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि में उल्लेख किया गया है। इसे संगठित क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ औपचारिक प्रक्रिया एवं कार्यविधि होती है। कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं, बल्कि वे स्वतः काम कर सकते हैं, परंतु वे सभी अपने को सरकार के समक्ष पंजीकृत कराते हैं और नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करते हैं। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। अब देखिए, ये आ गया इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। उन्हें एक निश्चित समय तक, चौथा पॉइंट का है, ही काम करने की आशा की जाती है। यदि अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। वे नियोक्ता से कई दूसरे लाभ भी प्राप्त करते हैं। लाभ है सवेतन छुट्टी, अवकाश काल में, देखिए, सवेतन छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान,
भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड जिसको कहते हैं, सेवा अनुदान इत्यादि पाते हैं। वे चिकित्सकीय लाभ पाने के हकदार होते हैं और नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल और सुरक्षित कार्य पर्यावरण जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करना होता है। जब वे सेवानिवृत्त होते हैं तो पेंशन भी प्राप्त करते हैं। अब आप देख लीजिए, ये बातें सारी दी गई हैं। ये समस्त लाभ संगठित क्षेत्र के हैं। क्या क्या लाभ आपने मोटे तौर पे देखा इसमें कि कार्य की दशाएं अनुकूल हैं, कार्य की अवधि समय सीमा निश्चित है और वे संस्थान सरकारी नियमों के तहत पंजीकृत होते हैं। सरकारी नियमों और विनियमों और अधिनियमों के द्वारा जो न्यूनतम मजदूरी दर निर्धारित की जाती है वो उन्हें दी जाती है। उनका रोजगार सुरक्षित होता है, उन्हें कार्य से कोई निकाल नहीं सकता है। और जो है कार्य की दशाएं उनके अनुकूल होती हैं। छुट्टी का लाभ भी उन्हें मिलता है, सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलती है, सवेतन छुट्टी मिलती है। अवकाश काल में भुगतान, यदि वो छुट्टी नहीं लेते हैं तो कुछ भुगतान भी उन्हें नगद छुट्टियों का नगदीकरण किया जाता है। भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड उनको मिलता है, सेवा अनुदान भी मिलता है, ग्रेच्युटी उन्हें मिलती है और चिकित्सा लाभ भी मिलता है, आवास भी मिलता है कुछ कुछ जगहों पर। और आवास अगर नहीं नियोक्ता दे पाता है तो उन्हें आवासीय भत्ता देता है, तो उन्हें पेयजल और सुरक्षित कार्य पर्यावरण जैसी सुविधा देता है और रिटायरमेंट के बाद उनको अधिकांश को पेंशन मिलती है। तो ये सारे लाभ हैं, इसीलिए लोग संगठित क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। अब आइए देखिए असंगठित क्षेत्र। इसके विपरीत कमल असंगठित क्षेत्र में काम करता है। असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी और बिखरी इकाइयाँ जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं, देखिए सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं, से निर्मित होती हैं। इस क्षेत्र में के नियम और विनियम तो होते हैं परंतु उनका अनुपालन, क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं पर उनका अनुपालन नहीं होता है। वे कम वेतन वाले रोजगार हैं, वेतन कम होता है। अब देखिए क्या, प्रायः नियमित नहीं है। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। अब आप देखिए कितनी इम्पोर्टेंट बात कही गई है यहाँ। सब कम वेतन है और ये कम वेतन से लेकर के रोजगार सुरक्षित नहीं है तक देखिए। श्रमिकों को बिना कारण बताए हटाया जा सकता है। कुछ मसलों में जब काम कम होता है तो कुछ लोगों को काम से छुट्टी दे दी जाती है। बहुत से लोग नियोक्ता की पसंद पर निर्भर होते हैं, मालिक की इच्छा हुई तो रखेगा, नहीं तो नहीं रखेगा। ये सारी बातें आप असंगठित क्षेत्र में पाते हैं, इसलिए असंगठित क्षेत्र में कोई काम नहीं करना चाहता है। इस क्षेत्र में काफ़ी संख्या में लोग अपने छोटे कार्यों जैसे सड़कों पर विक्रय अथवा मरम्मत कार्य में स्वतः नियोजित होते हैं। इस प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मजदूरी पर श्रमिकों को लगाते हैं। आओ इन पर विचार करें। अब ये देखिए दिया हुआ है, विचार करिए। ये निम्नलिखित उदाहरणों को देखें, इनमें से कौन असंगठित क्षेत्र की गतिविधियां हैं। विद्यालय में पढ़ाता शिक्षक, बाजार में अपनी पीठ पर सीमेंट की बोरी ढोता हुआ एक श्रमिक, अपने खेत की सिंचाई करता एक किसान, अस्पताल में मरीज का इलाज करता एक डॉक्टर, एक ठेकेदार के अधीन काम करता एक दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक, एक बड़े कारखाने में काम करने जाता एक कारखाना श्रमिक, अपने घर में काम करता एक करघा बुनकर। दूसरा है संगठित क्षेत्र में नियमित काम करने वाले एक व्यक्ति और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले किसी दूसरे व्यक्ति से बात करें। सभी पहलुओं पर उनकी कार्य स्थितियों की तुलना करें। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक श्रमिक को लीजिए, एक आदमी जो काम करता है और एक आदमी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं काम करता है, दोनों की तुलना करिए। कार्य की दशाएं, कार्य के घंटे, नियमितता, बहुत सारी बातें। असंगठित और संगठित क्षेत्र के बीच आप विभेद कैसे करोगे, अपने शब्दों में व्याख्या करें।
संगठित और असंगठित क्षेत्रक में भारत के सभी श्रमिकों की अनुमानित संख्या नीचे सारणी में दी गई है। सारणी को सावधानी से पढ़ें, विलुप्त आंकड़ों की पूर्ति करें और प्रश्नों का उत्तर दें। तो ये सारणी दी गई है, इसमें 1 2 3 नीचे दिया गया है 2.2। विलुप्त आंकड़ों की पूर्ति करें और प्रश्नों का उत्तर दें। क्षेत्रक संगठित असंगठित कुल प्राथमिक द्वितीय तृतीय कुल प्रतिशत में यह दिया हुआ है। इस सारणी को भरिए आप। ये सारणी आपके सामने दी गई है, इस सारणी को भरिए पूरा ध्यान से कैलकुलेटर ले करके। यहाँ आपको भरना है, यहाँ आपको भरना है, यहाँ आपको भरना है, यहाँ आपको भरना है, ये यहाँ आपको भरना है। जो भी रिक्त है उसमें भर करके 3 प्रश्न नीचे हैं। असंगठित क्षेत्रों में कृषि में लगे लोगों का प्रतिशत क्या है, इसको आपको करना है। क्या आप सहमत हैं कि कृषि असंगठित क्षेत्र की गतिविधि है, क्यों? यदि हम संपूर्ण देश पर नज़र डालते हैं तो पाते हैं कि भारत में डैश 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 प्रतिशत श्रमिक असंगठित क्षेत्र में हैं। भारत में लगभग डैश डैश प्रतिशत श्रमिकों को ही संगठित क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध है। ये तीसरा आपको ये टेबल का जब स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस तरह से आप जो है बारी बारी से इसको भर करके, इसका अध्ययन करके इस सारणी को सॉल्व करिए। मुझे उम्मीद है कि संगठित क्षेत्र की क्या सुविधाएं हैं, क्या लाभ हैं, असंगठित क्षेत्र की क्या हानियां हैं, इसको समझ करके आप इस तालिका को भर करके ये असाइनमेंट जो दिया गया है आपको, इसको आप बेहतर तरीके से पूरा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आपके आ जाएगा। अब है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो, कैसे जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनका संरक्षण कैसे किया जा सके, ये सारी बातें इसमें दी गई हैं। आप इसको पढ़ के तैयार करिएगा और इसके बाद हम आपको बताएंगे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र क्या होते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना।